अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर कोई प्लेयर आज की डेट में टेस्ट या फिर ओडीआई फॉर्मेट में डेब्यू करता है तो उसे उस स्पेसिफिक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा सेंचुरीज बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा? 10 साल, 15 साल, 20 साल या फिर शायद कभी नहीं, क्योंकि किसी फॉर्मेट में लीडिंग सेंचुरी स्कोरर बनना कोई आम बात बिल्कुल नहीं है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा भी प्लेयर है जिसने सिर्फ 9 साल के अंदर मोस्ट ओडीआई सेंचुरी का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था। साउंड्स इम्पॉसिबल, राइट? लेकिन ऐसा ही कुछ केस रहा है क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन रमेश तेंदुलकर के लिए। जिन्होंने सिर्फ 25 साल की उम्र में मोस्ट ओडीआई हंड्रेड्स बना दी थी। एक ऐसे प्लेयर जिन्होंने अपने 24 साल के पूरे करियर में इतना कुछ अचीव कर लिया कि दुनिया उन्हें आज की डेट में गॉड कहती है। लेकिन अगर हम आज की जनरेशन से पूछे कि उन्हें गॉड क्यों कहा जाता है तो मोस्टली सबका आंसर एक ही होगा, रिकॉर्ड्स, जो कि एक्चुअली वन ऑफ द रीजन है बट मेन रीजन नहीं। क्योंकि इसका एक्चुअल आंसर वो है जो कि सचिन तेंदुलकर एक यंग एज में अपनी टीम के लिए कर रहे थे, और वो भी 1990s के टाइम पे, जब सचिन तेंदुलकर खुद एक न्यू प्लेयर थे टीम के अंदर। वो उस टाइम पे वो काम कर रहे थे जो कि आज के प्लेयर्स सोच भी नहीं सकते, और वो था एक डेड इंडियन टीम को बार बार इंटरनेशनल मैचेस में कैरी करने का। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आप लोगों ने मोस्टली सुना होगा कि 1990s में इंडियन क्रिकेट बढ़ रहा था, बट काफी लोग ये नहीं जानते कि उसका मेन रीजन सिर्फ एक ही थे, सचिन तेंदुलकर, जिस प्लेयर ने एक डेड बैटिंग लाइनअप वाली टीम को वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक कैरी किया, और जिसके आउट होने के बाद टीम में इतना प्रेशर आ जाता था कि वो पूरी कोलैप्स हो जाती थी, एंड इवन लोग मैच भी देखना बंद कर देते थे। और कोई कंसिस्टेंट सपोर्ट ना मिलने के बावजूद भी वो प्लेयर अगर कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता रहे तो उसे गॉड नहीं बुलाएंगे तो आखिर क्या ही कहेंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ सचिन तेंदुलकर कैरीड इंडियन टीम इन 1990s, एंड जानेंगे कि कैसे सचिन तेंदुलकर के राइज के टाइम पर वो साथ में इंडियन टीम को कैरी भी कर रहे थे। वेल, अगर आपने अब तक हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आखिर कर क्या रहे हो भाई? डू चेक इट आउट, वहां पे काफी फन कंटेंट हम डाल रहे हैं, एंड अगर आपको भी क्रिकेट रिलेटेड फन कंटेंट देखना है सो डू सब्सक्राइब इट। तो अब ये जानने से पहले कि सचिन तेंदुलकर 90s में कितने स्केरी थे, उससे पहले हमें उनके डेब्यू से पहले की इंडियन टीम की सिचुएशन को देखना पड़ेगा। सो 1990s से पहले 1980s के टाइम पर इंडियन टीम की बैटिंग लाइनअप कुछ ऐसी थी। स्टार्टिंग में सुनील गावस्कर जो कि 1987 में रिटायर कर गए थे, फिर दिलीप वेंगसरकर, फिर मोहम्मद अजहरुद्दीन, रवि शास्त्री एंड फिर कपिल देव जो कि एक ऑलराउंडर थे। अब ये बैटिंग लाइनअप जितनी आपको सुनने में या फिर पेपर पे स्ट्रॉन्ग दिख रही है उतनी रियल में नहीं थी। ये रियलिटी में काफी ज्यादा वीक थी। आज उस टाइम पर सिर्फ 2 ही फॉर्मेट्स खेले जाते थे, जिसमें से भी ओडीआई फॉर्मेट नया था। तो इस वजह से इंडियन टीम के पास मोस्टली टेस्ट स्पेशलिस्ट बैट्समैन ही थे, जैसे कि रवि शास्त्री और सुनील गावस्कर। इसलिए इंडियन टीम को उतना स्ट्रॉन्ग कंसीडर नहीं किया जाता था जितना कि वो बाद में हो गई थी। और जब सुनील गावस्कर ने 1987 में रिटायरमेंट ली तो उसके बाद इंडियन टीम की सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो गई। एंड ओडीआई फॉर्मेट तो छोड़ो, इंडियन टीम टेस्ट में भी बहुत बेकार खेल रही थी। ऑल्दो कपिल देव और चेतन शर्मा की प्राइम परफॉर्मेंसेस ने इंडियन टीम को 1986 में इंग्लैंड टूर जरूर जितवा दिया था, लेकिन उसके अगले 4 साल तक इंडियन टीम एक भी अवे मैच नहीं जीत पाई, फिर चाहे वो एशिया में ही क्यों ना हो। एंड इवन कपिल देव भी धीरे धीरे एज को हिट कर रहे थे, और मोहम्मद अजहरुद्दीन भी काफी इनकंसिस्टेंट हो चुके थे। इंडिया का टॉप एंड मिडिल ऑर्डर पूरा खोखला हो चुका था, और क्वालिटी प्लेयर्स धीरे धीरे टीम से खत्म हो रहे थे। लेकिन इसी टीम केओस के बीच में एंट्री होती है गेम चेंजर की। 15 नवंबर 1989 को सचिन तेंदुलकर इंडिया के लिए अपना डेब्यू मैच खेलते हैं, जहां पे 16 साल के सचिन तेंदुलकर इंडिया के यंगेस्ट डेब्यूटेंट भी बन जाते हैं। लेकिन ये बात हम सबको पता है कि इंडियन टीम की जो हालत उस टाइम पे बद से बदतर हो रही थी, उसको सचिन तेंदुलकर का ये अर्ली डेब्यू एकदम से रोक नहीं पाएगा। उसमें थोड़ा टाइम लगना बाकी था। लेकिन जब सचिन तेंदुलकर ने ओल्ड ट्रैफर्ड में अपनी 4th सेंचुरी लगाई, और वो भी इंग्लैंड में जाके, तब सबको क्लियर हो गया था कि सचिन तेंदुलकर सिर्फ इंडिया के नहीं बल्कि वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन बनने वाले हैं। वेल, मैं अभी चैनल के स्टार्ट्स देख रहा था और मैंने देखा कि आप में से कई लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो यार, आप किस चीज का वेट कर रहे हो? डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से हमें काफी मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू। नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो। अब उस टाइम की टीम इंडिया की मेन प्रॉब्लम जिसको सचिन तेंदुलकर ने सबसे पहले सॉल्व किया था, वो था टीम का ओडीआई को लेकर माइंडसेट। एज डिस्कस अर्लियर, पूरी टीम इंडिया में केवल टेस्ट एक्सपीरियंस बैट्समैन ही भरे हुए थे, इसलिए टीम इंडिया कहीं ना कहीं ओडीआई फॉर्मेट में बाकी टीम से पीछे थी। एंड यस, इंडिया ने 1983 का वर्ल्ड कप जीता था, बट वो सोलली कपिल देव की बैटिंग क्लच परफॉर्मेंसेस की वजह से और उनकी बॉलिंग की वजह से था। वेल, ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग कि उन्होंने अकेले दम पे जिताया, बट जहां पर मेजर कंट्रीब्यूशन की नीड थी वहां पर मेन नाम कपिल देव का ही आया था। एंड मोर ओवर, उनके बाद भी ऐसा कोई प्लेयर नहीं आ पाया जो कि इंडिया के लिए अच्छी परफॉर्मेंसेस दे पाए। वरना जहां पे 1985 से 1990 तक ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज जैसी टीम 70 तक का स्ट्राइक रेट दे रही थी, वहीं पे हमारी टीम 55 का ही दे पा रही थी। और इसका रिजल्ट
टीम इंडिया को सचिन तेंदुलकर की हाई स्ट्राइक रेट बैटिंग और फील्डलेस बैटिंग अप्रोच की काफी नीड पड़ी। एंड इवन ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ओडीआई एक ऐसा फॉर्मेट था जिसमें सचिन तेंदुलकर ने इंडियन टीम को सबसे ज्यादा कैरी किया। साल 1992 आते आते सचिन तेंदुलकर इंडियन मिडिल ऑर्डर का इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुके थे एंड इवन उनकी परफॉर्मेंसेस धीरे धीरे अच्छी होती जा रही थी। फिर चाहे तुम पर्थ के 140 नॉक की बात कर लो जो उन्होंने 1992 ऑस्ट्रेलिया सीरीज में बनाए थे, या फिर जोहान्सबर्ग में 111 जो उन्होंने सेम ईयर में बनाए थे, तभी एक्सपेक्टेशन सिर्फ हाइप नहीं थी। बिकॉज साल 1991 से लेकर 1996 तक सचिन तेंदुलकर ने इंडियन बैटिंग लाइनअप को लिटरली ऑक्सीजन सिलेंडर की तरह कैरी किया था। एंड ये बात मैं किसी इमोशनल स्टेटमेंट में नहीं कह रहा हूँ, इसके पीछे प्रॉपर डेटा भी है। सो 1990s के पूरे डिकेड में टीम इंडिया का बैटिंग ट्रेंड अनफॉर्चुनेटली एक चीज पे अटक चुका था, अगर सचिन आउट तो इंडिया भी आउट। क्योंकि जो एक्सपीरियंस प्लेयर थे अजहर, शास्त्री, सिद्धू, कामली, उनमें टैलेंट तो काफी था लेकिन वो कंसिस्टेंसी नहीं थी जिसकी हमें नीड थी। एंड लिटरली उस दौरान इंडिया के मिडिल ऑर्डर को कैरी कर रहा था एक लड़का 18 से 21 साल की अपनी उम्र के बीच में। फिर आता है 1992 का वर्ल्ड कप। एंड अगर हम टीम इंडिया को बाकी टीम से कंपेयर करें तो हमें डिफरेंस साफ साफ दिखाई देता है। जहां पे एक तरफ ऑस्ट्रेलिया के पास उनका पेस अटैक था, पाकिस्तान के पास उनका पीक डुओ वसीम अकरम और वकार यूनिस, न्यूजीलैंड का मॉरिसन, वेस्ट इंडीज का एम्ब्रॉस, सामने वाली टीम के पास खतरनाक प्लेयर्स थे। और वहीं इंडियन टीम के पास जवगल श्रीनाथ के अलावा कोई खास बॉलर नहीं था। एंड इवन अपोजिशन के इतने खतरनाक पेस अटैक के खिलाफ भी खेलने वाला बस एक ही बैट्समैन था जो कि सबसे ज्यादा रिलायबल था, और वो थे सचिन तेंदुलकर। और जब इसी वर्ल्ड कप में आपकी टीम की तरफ से 22% रन सिर्फ एक ही प्लेयर बनाए, और वो भी सचिन तेंदुलकर जो कि खुद 20 साल के भी नहीं हुए, तो पता लग जाता है कि आपकी टीम की बैटिंग लाइनअप में कितने फ्लॉस छुपे हुए हैं। जब इस फेस में इंडियन टीम 250 से ज्यादा रन बना रही थी तो काफी ज्यादा चांसेस थे कि सचिन तेंदुलकर ने पक्का 50 या 100 तो मारी होगी, और अगर इस टाइम पर सचिन तेंदुलकर फेल कर जाते थे तो पूरी की पूरी टीम ही कोलैप्स हो जाती थी। अब यहाँ से स्टोरी और इंटरेस्टिंग होती है क्योंकि साल 1994 में एक मैसिव और एक्सट्रीमली गेम चेंजिंग डिसीजन लिया जाता है सचिन को ओपनर बनाने का। जहां पे पहले सचिन तेंदुलकर मिडिल ऑर्डर को स्टेबलाइज कर रहे थे, वहीं पे उनके बढ़ते स्ट्राइक रेट और यंग एज को देखते हुए उनको ओपनिंग का स्लॉट दे दिया जाता है। और एक वो दिन था और एक आज का दिन। सचिन तेंदुलकर ओडीआई क्रिकेट को लिटरली ब्रोक कर देते हैं अपने सारे परफॉर्मेंसेस और नंबर से। एंड इस सब के बीच आ जाता है 1996 का ओडीआई वर्ल्ड कप, जिसने ना केवल 100 करोड़ इंडियन फैंस ने बल्कि पूरी दुनिया ने सचिन तेंदुलकर का प्राइम फॉर्म विटनेस किया। एंड उस वर्ल्ड कप में हमें सचिन तेंदुलकर की तरफ से ग्रेटेस्ट वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस भी देखने को मिलती है। खेले गए 7 मैचेस में 523 रन, और वो भी 87.17 के एवरेज के साथ। है ना अमेजिंग। और एक और शॉकिंग बात बताऊं, और सचिन के अलावा उस टूर्नामेंट में और किसी इंडियन बैट्समैन ने 200 से ज्यादा रन नहीं बनाए थे। यानी एक 23 साल का लड़का टीम इंडिया को 1996 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक ले गया था। एंड इवन उस सेमीफाइनल में चेस के टाइम पर जब सचिन आउट हुए थे तो इंडियन टीम का स्कोर था 98 फॉर 2। एंड इसके बाद इंडियन टीम केवल 22 और रन बना पाई। एंड फिर हुई ये ट्रेजेडी ईडन गार्डन्स के ग्राउंड पे। वेल, हमने ऑलरेडी सेमीफाइनल मैच के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। अगर आपको वीडियो देखना है आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हो, वरना लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड जस्ट लुक एट दिस, अगले 4 सालों में सचिन ने 164 ओडीआईस खेले, जिसमें उन्होंने 21 ओडीआई सेंचुरीज भी बना दी थी। टोटल 21 इन जस्ट 4 ईयर्स, जो कि आज के मॉडर्न ओडीआई स्टैंडर्ड के हिसाब से काफी ज्यादा है। और उसमें स्कोर किए जाते हैं 6000 से ज्यादा रन, और वो भी 40+ के एवरेज के साथ। एंड इन्हीं स्टैट्स आप कंसिडर कर लो कि उस टाइम तक सचिन तेंदुलकर सिर्फ इंडियन टीम के नहीं पूरी दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन बन चुके थे। जहां पे अभी भी टेस्ट क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर मिडिल ऑर्डर में खेल रहे थे, ओडीआई फॉर्मेट में ओपनर बनते ही उन्होंने सारे रिकॉर्ड्स को अपने पीछे छोड़ दिया था। लेकिन उनकी जो चीज सबसे ज्यादा ओपोजिशन को स्केयर कराती थी वो था उनका स्ट्राइक रेट। 1990s में 90 का स्ट्राइक रेट वाज अ बिगर थिंग, कंसीडरिंग कि बाकी प्लेयर्स 70-75 का ही स्ट्राइक रेट रख पा रहे थे। एंड उसी टाइम पर सचिन तेंदुलकर 90 के स्ट्राइक रेट से कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे थे। रियली इनक्रेडिबल। एंड एट द सेम टाइम वो प्राइम ऑसीज के बिगेस्ट थ्रेट भी बन चुके थे, क्योंकि 1998 के कोला कप में जिस स्ट्राइक रेट से सचिन तेंदुलकर ने सेमीफाइनल और फिर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को सिंगल हैंडेडली हराया था, उसकी बातें और चर्चे अभी भी वर्ल्ड क्रिकेट में करी जाती है। एंड इवन पाकिस्तानी लेजेंडरी बॉलर वसीम अकरम भी आज भी कई सारे इंटरव्यूज में बता चुके हैं कि सचिन तेंदुलकर के लिए उन्हें स्पेशल प्रिपरेशंस करनी पड़ती थी। एंड इवन शेन वॉर्न ने भी ओपनली एडमिट किया है
कि उनका वर्स्ट नाइटमेयर सचिन ही थे, स्पेशली 1998 शारजा डेजर्ट स्टॉर्म। सचिन ने 1997 से 1998 के पीरियड में वॉन को 20 से ज्यादा बाउंड्रीज मारी थी अक्रॉस ऑल द फॉर्मेट्स। और जो प्लेयर शेन वॉन जैसे लेजेंडरी प्लेयर्स को इतनी बाउंड्रीज मार दे इन जस्ट 1 to 2 years, वो पूरी टीम का क्या ही हाल करेगा ये आप खुद ही सोच लो। और वो भी उस टाइम पर जब शेन वॉन अपने पीक पर थे। अब बात करते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू की जिसके बारे में लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करते, कि कैसे खुद इंडियन टीम सचिन तेंदुलकर की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई थी। एंड यहीं पर आता है वीडियो का मेन इनसाइट। यस, वी ऑल नो सचिन वॉज कैरिंग इंडिया, लेकिन कई सालों तक प्रॉब्लम ये थी कि इंडिया सचिन को सपोर्ट ही नहीं कर पा रही थी। जो बैकअप सपोर्ट या फिर जॉइंट सपोर्ट सचिन को बैटिंग में चाहिए था वो उन्हें नहीं मिल पा रहा था। एंड अगेन आई हैव टू रिपीट दिस, उस टाइम पर यही सिचुएशन बन चुकी थी कि अगर सचिन आउट तो टीम भी आउट। अब आप एक बार 1990s में इंडिया के कोलैप्स स्टार्ट्स देखो। 1996 से 1999 तक टोटल 42 ओडीआई मैचेस में इंडिया 200 के नीचे ऑल आउट हुई थी, जिसमें 34 मैचेस में सचिन टॉप स्कोरर थे। यानी जैसा सपोर्ट सचिन तेंदुलकर को टीम से चाहिए था वो उन्हें नहीं मिल पा रहा था। 1999 के वर्ल्ड कप के बाद एक स्टार्ट पॉपुलर हुआ था मीडिया में, सचिन एवरेजेस 60 इन मैचेस इंडिया विंस, 34 इन मैचेस इंडिया लूजेस। ये स्टार्ट उस टाइम एडिटोरियल हेडलाइंस में भी आता है एंड एक्चुअली ये सच भी था, क्योंकि टीम पूरी तरह उन पे डिपेंडेंट हो चुकी थी। एंड उस टाइम पे सचिन के साथ वो कांस्टेंट प्रेशर आ चुका था कि अगर मैंने रन नहीं बनाए तो टीम के लिए कौन ही रन बनाएगा। एंड जस्ट इमेजिन दिस सिचुएशन, 16 साल से लेकर 25 साल की उम्र तक जब कई प्लेयर्स के पास चांस होता है कि अपना करियर बनाने के लिए, राइज करने के लिए, उस टाइम पर सचिन तेंदुलकर पूरी टीम का बैटिंग लाइनअप संभाल रहे थे एंड इवन मैचेस में जितवा भी रहे थे। और इस पूरी पीक प्रेशर का एग्जांपल 1999 में खेला गया इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में चेन्नई टेस्ट मैच। सचिन ने उस मैच में 136 रन बनाए थे और एक ब्रिलियंट सेंचुरी भी बनाई थी। एंड द होल ऑपोजिशन टीम इंक्लूडिंग देयर मेन बॉलर सकलैन मुश्ताक वाज कंफ्यूज कि अभी से आउट कैसे करे। लेकिन जिस पॉइंट पे सचिन तेंदुलकर आउट हुए थे उस पॉइंट पर इंडियन टीम को जीतने के लिए सिर्फ 17 रन चाहिए थे। एंड आई गेस अब यहाँ तक आप समझ ही गए होगी कि आगे क्या होगा। अगर आपको फिर भी गेस करना आप कर सकते हो। इंडिया लॉस्ट दैट मैच बाय 12 रन्स बिकॉज नो वन आफ्टर सचिन तेंदुलकर परफॉर्म्ड इन दैट मैच। एंड ये चीज बार बार 90s में होती रही। सभी फैंस और क्रिटिक्स को यही लगने लग गया था कि ये टीम बस सचिन तेंदुलकर की है एंड जो बाकी के प्लेयर्स है वो बस सपोर्टिंग कास्ट में आ रहे हैं। सो 90s में किसी भी बैट्समैन ने 8 अलग अलग कंट्रीज में जाके हंड्रेड्स, सेना में सेंचुरीज, पीक बॉलर्स को डोमिनेट, कैरी जॉब्स इन 60-70 इनिंग्स थ्रू द वर्ल्ड डिकेड, 10,000 इंटरनेशनल रन्स अंडर 25, ये सारी चीजें एक साथ नहीं करी थी। और इस सबको करने वाला कौन था? सचिन तेंदुलकर। और सबसे बड़ा फैक्टर जो लोग भूल जाते हैं कि सचिन प्लेड इन द एरा ऑफ अनकवर्ड पिचेस, बाउंसर को का बुरा बॉल्स, रिवर्स स्विंग मास्टर्स जैसे कि वसीम अकरम एंड वकार यूनिस, 4 से ज्यादा स्लिप और साथ में गली फील्ड्स एंड नो फ्री हिट्स एंड नो T20 अप्रोच एंड नॉट टू फॉरगेट नो DRS2, जिसका सबसे बड़ा फायदा किसे होता था? यस, ऑस्ट्रेलियन टीम, एंड जिसके मेन कल्प्रिट थे स्टीव बकनॉर, which actually makes Sachin carry job and stats look more scary. Well, हमने ऑलरेडी स्टीव बकनॉर के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। अगर आपको वो वीडियो देखना है आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हो वरना लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इफ यू वांट कि अगर हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएं अबाउट रिकी पॉन्टिंग एंड स्टीव बकनॉर फ्रेंडशिप, जिसका आपको मीनिंग पता ही है कि कैसे उनकी ये फ्रेंडशिप एक चीटिंग के वे में थी, देन कमेंट डाउन पॉन्टिंग एंड स्टीव फ्रेंडशिप। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक दिस वीडियो एज सून एज पॉसिबल। सो टेस्ट क्रिकेट में भी सीन काफी सेम ही था। 1992 से लेकर 1999 के बीच सचिन तेंदुलकर ने टोटल 22 टेस्ट सेंचुरीज बनाई थी और उनके बाद किसी भी इंडियन बैट्समैन की 7 सेंचुरीज तक नहीं थी। जस्ट सी द डिफरेंस। और सबसे खास बात ये थी कि ये सारे रन मेजरली सेना कंट्रीज में आए थे। सचिन के अलावा हम किसी और इंडियन बैट्समैन के लिए प्लान बनाते ही नहीं थे। नाउ द मेन थिंग कि कैसे सचिन तेंदुलकर अपनी खुद की टीम के लिए एक थ्रेट बन चुके थे। आई नो जो मैं कहने वाला हूँ वो काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल लग सकता है, लेकिन सच बात भी यही है कि सचिन की ग्रेटनेस कभी कभी इंडिया के लिए प्रेशर बन जाती थी, क्योंकि जब एक ही प्लेयर इतना ज्यादा सुपीरियर होता है तो दूसरे प्लेयर्स कंफर्टेबल हो जाते हैं उसकी शैडो में आने के लिए। 1996 के वर्ल्ड कप के बाद सिद्धू, अजहर, जडेजा इन सब ने प्रेस में बोला था वी रिलाइड टू मच ऑन सचिन, व्हिच वाज एक्चुअली द ट्रुथ। ये डिपेंडेंस सिंड्रोम इंडिया को कई मैचेस में आराम से हरवा देता था। टीम ऐसे खेलती थी जैसे उनका प्लान यही था, इफ सचिन प्लेज लॉन्ग वी विल विन, इफ ही गेट्स आउट अर्ली वी विल लूज। एंड यही टीम मेंटालिटी सचिन को काफी ज्यादा एग्जॉस्ट करती गई। एक टाइम आता है 1999 से लेकर 2003 के बीच where सचिन plays with stress. Even fans blame करने लगते थे, अगर सचिन फेल तो गाली, अगर सचिन 100 मारे और टीम हार गई
तो भी गाली। यही रीजन है कि साउथ अफ्रीका टूर्स, पाकिस्तान टूर्स, ऑस्ट्रेलिया टूर्स में प्रेशर नेक्स्ट लेवल का रहता था। एंड इवन अगर इसके अलावा हम बात करें सचिन की कैप्टनसी की, जो कि एक्चुअली उनके ऊपर थोपी गई थी, तो उस वजह से भी उनके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर आ गया था। वेल, हमने ऑलरेडी उनकी कैप्टनसी को डिस्कस करते हुए एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। अगर आपको वीडियो देखना है आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हो, वरना लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लाइक 1990s का एरा एक तरह से नाइटमेयर ही था। पहली बात, आप यंग प्लेयर हो। दूसरी बात, आपका टैलेंट इतना ज्यादा है कि आपका परफॉर्म करना इंपॉर्टेंट रहता है। एंड फिर तीसरी चीज, अगर आप परफॉर्म करो या फिर ना करो, फिर भी टीम की तरफ से सपोर्ट आता ही नहीं था। एंड इफ अगर आप अच्छा खेल रहे हो तो सामने सपोर्ट देने के लिए कोई था ही नहीं, और फिर जबरदस्ती कैप्टनसी दे देना, रियली अ टफ जॉब। 1990s में सचिन तेंदुलकर का ग्रेटनेस सिर्फ रन्स में नहीं था। ग्रेटनेस इस बात से थी कि एक पूरी टीम, एक पूरी कंट्री का बैटिंग वेट उनके शोल्डर्स पर था। आज के टाइम में जहां हमारे पास 6 से 7 मैच विनिंग प्लेयर्स हैं, फिर चाहे हम बात करें विराट कोहली की, रोहित शर्मा की, हार्दिक पांड्या की, जसप्रीत बुमराह की, या फिर एम एस धोनी के टाइम पर जब खुद टीम में एम एस धोनी थे, सुरेश रैना थे, युवराज सिंह थे, जहीर खान थे एंड मेनी मोर प्लेयर्स। वहीं पर 90s में हमारे पास सिर्फ एक था जिसपे पूरी की पूरी टीम ही डिपेंड करती थी, जस्ट वन नेम, सचिन रमेश तेंदुलकर। एंड अब आप आगे समझ गए होंगे कि क्यों सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड्स के लिए नहीं, उनके इम्पैक्ट की वजह से उन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। जब पूरी टीम और पूरे देश की उम्मीदें खत्म हो जाती थी, उस टाइम पर सचिन ऐसे खेलते थे जैसे कि खेल अभी शुरू हो। वो इंडिया के वन मैन बैटिंग आर्मी भी थे पूरे एक डिकेड के लिए। वेल, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको एडम गिलक्रिस्ट के ऊपर वीडियो देखना है तो यहाँ पर क्लिक करो। अगर आपको 1983 की वर्ल्ड कप विन के ऊपर वीडियो देखना है तो यहाँ पर क्लिक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।